So we have studied till we have studied. Now today we'll see about IV infusion pumps. So IV infusion pumps क्या होते हैं या उनके बारे में पढ़ेंगे कि आईसीयू में व्हाई वी नीड इन्फ्यूजन पंप्स, हमें क्या ज़रूरत है आईसीयू में इन्फ्यूजन पंप्स की. सो आईवी इन्फ्यूजन पंप जो होते हैं, इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर्स फ्लूइड्स, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स, हमें मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं एज अ. यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो कि हमारी जो इन्फ्यूजन पंप्स है वो दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस. विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिकल डिवाइस व्हाट वी डू, वी कैन डिलीवर द फ्लूइड्स, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशंस इनटू द पेशेंट्स बॉडी. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी वजह से हम कोई भी फ्लूइड्स को डिलीवर कर सकते हैं टू द पेशेंट्स बॉडी, सच एज न्यूट्रिएंट्स और एनी काइंड ऑफ द medications. Mainly these infusion pumps are used to provide nutrients or to deliver nutrients or medications to the patient, such as insulin और other hormones. कोई भी hormones हो गए उनको deliver करने के लिए, insulin को deliver करने के लिए और antibiotics देने के लिए, chemotherapy drugs के लिए भी we will use, and for also pain relievers we can give through the infusion pumps. So इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस जो फ्लूइड को डिलीवर करती है, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिकेशंस होगी इन द पेशेंट्स बॉडी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो अमाउंट है वो कंट्रोल्ड रहे, और कुछ भी इससे हम डिलीवर करवा सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, हमारी एंटीबायोटिक्स होगी, कीमोथेरेपी ड्रग्स होगी, और हमारे पेन रिलीवर्स जो होते हैं वो भी हम इसके थ्रू पेशेंट को दे सकते हैं. देन आता है एक होता है हमारा सिरिंज पंप. सिरिंज पंप भी होता है, उसको भी हम यूज करते हैं. तो एक्सटर्नल इन्फ्यूजन पंप इज अ मेडिकल डिवाइस यूज टू डिलीवर मेडिकेशन एंड फ्लूइड. इन्फ्यूजन पंप may be capable of delivering medication and fluids in large or small amounts. It depends on the patient condition whether he need small amount of fluids or large amount of fluid. So we can use the infusion pump in both the cases, whether we have to डिलीवर लार्ज अमाउंट्स और द स्मॉल अमाउंट. तो हम दोनों केसेस में हम इन्फ्यूजन पंप्स को क्या है यूज कर सकते हैं. देन आता है नंबर ऑफ कॉमनली फाउंड इन्फ्यूजन पंप्स आर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस. दीज आर फर्स्ट आर द इंटर enteral pumps. Enteral pumps are nothing but they are used for the feeding. So enteral pumps क्या है, enteral feeding या फिर enteral pump भी बोल सकते हैं. ये एक ट्यूब फीडिंग हम इससे करवाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं स्लोली अपने पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. इसमें हम पेशेंट को तब हम मेनली एंटरल पंप्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जब पेशेंट की जो ग्रेविटी है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाए जो हम उसको खाना दे रहे हैं. सो एंट्रल पंप्स आर यूज्ड व्हेन अ ट्यूब फीडिंग नीड्स टू एडमिनिस्टर स्लोली ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो भी न्यूट्रिएंट्स है या जो भी मेडिकेशंस है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं. देन नेक्स्ट कम्स टू पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया. पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, तुम्हें पता है कि एनाल्जेसिया वी विल गिव एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट फॉर द पेन रिलीफ, टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट. तो मेनली हमारा जो पंप कंट्रोल पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया होता है वो हम क्या उसका क्या यूज है, क्यों पंप वो यूज करते हैं. सो इट इज अ कंप्यूटराइज्ड पंप जो हमारे आईवी सेट्स के साथ अटैच होता है. जब हम उसको अटैच करते हैं तो व्हाट द पंप विल डू, the pump will release pain medicine by pressing a handled button. वहाँ पे एक हैंडल्ड बटन होता है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो भी पेन मेडिकेशन हमने स्टोर करके रखी है वो वहाँ पे रिलीज होगी और पेशेंट को इजिली मिल जाएंगी. पीसीए पंप्स जो होते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल मेनली आफ्टर द सर्जरी. अगर कोई भी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको पेन रिलीवर्स देने के लिए वी कैन यूज पीसीए पंप. और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई क्रोनिक डिजीज हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, जैसे कि किसी भी पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो गया है या फिर सिकल सेल डिजीज हो गया, दीज टू आर द एग्जांपल्स. कि अगर ऐसे कोई डिजीजेस पेशेंट को हुए हैं तो वी विल डिलीवर द एंटी एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड पंप और पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप.
देन नेक्स्ट कम्स टू इंसुलिन पंप, इंसुलिन सिरिंजेस और इंसुलिन पंप भी हम यूज करते हैं ताकि हम पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड कर सकें। सो इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप और इंसुलिन पंप एक ऐसी मशीन होती है जो हम पेशेंट को उसमें क्या करते हैं, एक सिरिंज होती है, उसमें हमें जितना इंसुलिन पेशेंट को देना है हम उसको इंसुलिन को भर के हम उस सिरिंज में रख देते हैं, देन उसको हम अटैच करते हैं सिरिंज पंप में, देन जितना अमाउंट हमें डिलीवर करना होता है हम उस मशीन में ऑटोमेटिकली हम उस मशीन में डाल सकते हैं। और जब हम उसमें वैल्यूज डाल देते हैं कि हमें इतना अमाउंट पेशेंट को डिलीवर करना है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या करता है, वो जो मशीन होती है ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट जो होता है इंसुलिन का वो डिलीवर कर देती है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन पंप। इट्स अ मशीन जो हमारी इंसुलिन को एनेबल करती है टू डिलीवर ऑटोमेटिकली। और क्या होता है, वहाँ पे कुछ पंप बियरर्स भी होते हैं जिनकी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी वो जो है मेडिकेशन या जो इंसुलिन है वो पेशेंट को दी जाती है। मेनली हम इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप्स का यूज क्यों करते हैं, मेनली क्योंकि अगर हमें लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन के पेशेंट को हमें देनी हो थ्रू अ डे, अगर हमें पर डे उसको इंसुलिन की डोज देनी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है डायबिटीज से, अगर उसको इंसुलिन हमें देनी है तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन अगर उसको प्रोवाइड करना है तो हम देते हैं इंसुलिन पंप हम यूज करते हैं। नर्सिस रूल क्या हो सकता है, आईवी इन्फ्यूजन के जब भी उसको यूज करना है तो एसेप्टिक टेक्निक के साथ उसको यूज करना है। और उसके साथ हमें पहले ये भी देखना है कि जो भी हम पंप यूज कर रहे हैं उसके साथ जो भी उसके सारे सेट्स हैं क्या वो अवेलेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका सेट अवेलेबल नहीं है और हम बिना किसी भी, अब देखो तुम इन्फ्यूजन पंप लगाने जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास वायर नहीं है, अडेप्टर नहीं है, तो तुम कैसे लगाओगे। तो वी हैव टू चेक वेदर कि उस जो मशीन या पंप हम यूज करने जा रहे हैं उसके साथ पूरे जो उसके सेट्स हैं वो हैं या नहीं है। मॉनिटर द पंप एंड पेशेंट फ्रीक्वेंटली टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन, वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट एज वेल एज द पंप फ्रीक्वेंटली, कि हमें ये देखने के लिए कि जो हमारा पंप है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बिकॉज इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर तो उसकी वजह से पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है या जो प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा हो सकती है। Keep the pump plugged in when possible to ensure that the battery is fully charged at all the time. जब भी तुम्हें लगे या जब भी पॉसिबल हो you have to plug in the पंप, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि उसकी जो बैटरी है, दीज आर द बैटरी ऑपरेटेड पंप्स और डिवाइसेस जिसको हम बैटरी से चार्ज कर सकते हैं और अगर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते हैं, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अगर पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम प्लग इन करके रखेंगे ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर लें। Set the flow rate as prescribed, calculating the amount of fluid. We have to calculate the amount of fluid. जितना हमें देना है उतना हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे और उतना ही फ्लो रेट हम उसमें सेट कर देंगे। इसमें जो भी हमारे इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं उसमें हमारी फ्लो रेट हमारा सेट हो जाता है कि कितने फ्लो रेट से हमें पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही उन डोजेस का क्या है अमाउंट को कैलकुलेट करके रखेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्लो रेट जो हमें सेट करना है वो अच्छे से उस टाइम पे सेट हो जाए। The next comes to observe for the sign of infiltration और other complications such as thrombophlebitis. जब भी हम पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप्स के थ्रू कोई भी मेडिकेशंस दे रहे हैं तो वी हैव टू स्पेशली चेक कि वेदर वहाँ पे कोई भी पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन पेशेंट को जाएगी, क्योंकि जितना टाइम हमने पेशेंट का सेट किया होगा कि इतना फ्लो रेट रखा है इतने टाइम में ये मेडिकेशन पेशेंट को जानी है। तो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली to check if there is any sign of thrombophlebitis is there or not. Then next comes to fluid or electrolyte overload and embolism before administration. वी हैव टू चेक कि वहाँ पे कोई भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है पेशेंट को, या फिर फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं, पेशेंट का वेट देख के, पेशेंट का अगर पेशेंट को स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ऐसी कुछ चीज़ें लग रही हैं तो हम ये सब चीज़ें चेक करनी है पहले। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर और वी हैव टू चेक वेदर द पेशेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मेंटेन और फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं है और वहाँ पे कोई भी एम्बोलिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। तो हमें ये चीज़ें जो है वो अच्छे से चेक करनी है एडमिनिस्टर करने से पहले। देन नेक्स्ट कम्स टू
रिससिटेशन कार्ड और क्रैश कार्ड। रिससिटेशन कार्ड और क्रैश कार्ड हम यूज़ करते हैं मेडिकेशंस के लिए, मेनली फॉर द इमरजेंसी मेडिकेशंस। तुमने देखा होगा जब भी हम इमरजेंसी उसमें जाते हैं तो वहाँ पे क्रैश कार्ड हमेशा रखा रहता है, नॉट ओनली इन द इमरजेंसी वार्ड बट हर उसमें क्रैश कार्ड होता है जिसमें कोई भी इमरजेंसी मेडिकेशंस होती हैं वो वहाँ पे रखी होती हैं, तब ताकि अगर वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आए तो हम उस चीज़ को उस टाइम पे डिलीवर कर पाएँ। तो क्रैश कार्ड में हमारा आता है रिससिटेशन चार्ट और कार्ट और क्रैश कार्ड। सो कंटेन ऑल द इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन नीडेड फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड सीपीआर। इसमें वही सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो मेनली इक्विपमेंट, ऑल द इक्विपमेंट और ऑल द मेडिकेशन जो हमें तब चाहिए होती है, जो हमें उस टाइम पे जब हमें कोई भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत हो या फिर हमें कोई भी सीपीआर अगर पेशेंट को देने की ज़रूरत पड़ जाए, उस टाइम पे हमें ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी यूज़ होती हैं। सो क्रैश कार्ड इज़ नथिंग बट इट कंटेन्स ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल द मेडिकेशन जो हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए होती हैं या फिर सीपीआर देने के लिए हमें चाहिए होती हैं। सीपीआर हम पेशेंट को क्यों देते हैं? क्योंकि जब तक अगर हम वेंटिलेटर को तैयार करेंगे या उसके लिए एडवांस चीज़ों को तैयार करेंगे, तब तक हम पेशेंट को सीपीआर देके उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कम्स टू पर्पस ऑफ रिससिटेशन कार्ड और क्रैश कार्ड। तो क्या क्या हमारे पर्पस है, किस लिए हम यूज़ करते हैं? हमारा जो रिससिटेशन और क्रैश कार्ड होता है हम उसके किस लिए यूज़ करते हैं? तो मेनली हमारा जो क्रैश कार्ड होता है उसमें सारी इक्विपमेंट्स और मेडिकेशंस कंटेन होती हैं, ताकि हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। मेनली कोई भी लाइफ सपोर्ट हो या फिर सीपीआर हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो हम दे सकते हैं। मोस्टली बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कोड ब्लू टीम होती है, तो अगर कोड ब्लू अनाउंस होता है तो हमारे जो क्रैश कार्ड होते हैं हम वो यूज़ वहाँ पे करते हैं। ये मेनली क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है बिटवीन द इमरजेंसी इक्विपमेंट। जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, तुम्हें पता है इट्स द नर्सेज ड्यूटी टू चेक द क्रैश कार्ड एवरी डे, दे हैव टू चेक द क्रैश कार्ड की क्रैश कार्ड में पूरी इक्विपमेंट्स हैं, दे आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, और जो भी मेडिकेशंस उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो क्यों चेक करते हैं? ताकि अगर हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब हमारे पास कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए और जो भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो वहाँ पे हो। जो भी स्पेसिफिक क्रैश कार्ड टाइप फैसिलिटेट स्टाफ फैमिलियरिटी विद द इक्विपमेंट। जो भी क्रैश कार्ड हमने रखा है वो वहाँ पे जो भी नर्स या स्टाफ वर्क कर रहे हैं उनको सारी इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो जो भी हमारा क्रैश कार्ड है या इमरजेंसी कार्ड है उसमें जो भी इमरजेंसी मेडिकेशंस इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी पेशेंट के लिए यूज़ कर ली और हम भूल गए कि हमें वो चीज़ रखनी थी। नहीं, वी हैव टू एंश्योर और वी हैव टू चेक प्रॉपरली कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हम मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इट ऑल्सो इंश्योर अ प्रॉपरली फंक्शनिंग डिफिब्रिलेटर विल बी रेडिली अवेलेबल। जो भी डिफिब्रिलेटर्स हमारी इक्विपमेंट में आता है, क्रैश कार्ड की उसमें इक्विपमेंट में आता है, तो वी हैव टू चेक कि वेदर द डिफिब्रिलेटर इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। डिफिब्रिलेटर तुम्हें पता है ना किस लिए यूज़ करते हैं? मेनली कार्डियक डिसरिथमियाज, लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसरिथमियाज जो कंडीशंस होती है उसके लिए हम डिफिब्रिलेटर्स का या फिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट को रिस्टोर करके रखती है। अगर हमारा हार्ट जो है सडनली स्टॉप कर जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम डिफिब्रिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं ताकि जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी उसमें रिस्टोर हो जाए। तो वी हैव टू चेक वेदर द डिफिब्रिलेटर्स आर वर्किंग और नॉट। इट हेल्प टू सेव द वैल्यूएबल टाइम एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये हमारे टाइम को सेव करके रखता है। अगर सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल होंगी तो हम इमरजेंसी के टाइम पे उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट रिससिटेशन कार्ड और क्रैश कार्ड। कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? मोनीटर्स होने चाहिए, डिफिब्रिलेटर, सक्शन डिवाइसेस होने चाहिए, बैक वॉल मास्क होना चाहिए और डिफरेंट साइजेस के बैक वॉल मास्क जो होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। डिफिब्रिलेटर्स तुम्हें पता है डिवाइस होती है जो हमारी
अगर हमारा हार्ट स्टॉप कर जाए बीट करना तो रिस्टोर करती है हार्ट बीट को। सक्शन डिवाइसेस, तुम्हें पता है हम क्या करते हैं सक्शन डिवाइसेस से, अगर किसी पेशेंट को सक्शन की ज़रूरत है तो वो डिवाइस से हम सक्शनिंग कर सकते हैं पेशेंट की। बैग वॉल मास्क हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है एम्बू मास्क, जो एम्बू बैग जिसको हम बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है ये, जब पेशेंट जो है मेनली ये हम इसको हम मैनुअल रिससिटेटर भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है तुम्हें पता है एम्बू बैग हम पेशेंट को क्यों लगाते हैं, ताकि उससे पॉजिटिव प्रेशर जो है पेशेंट को मिल सके और जिसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग जो है वो एडिक्वेट हो जाए। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ड्रग सच एज एपिनेफ्रिन होनी चाहिए, एट्रोपिन होनी चाहिए, एमियोडेरोन होना चाहिए, लिडोकेन होना चाहिए, सोडियम बाइकार्ब होना चाहिए और वहाँ पे डोपामिन या फिर बेसोप्रेसिन भी होना चाहिए। सो ये सारी मेडिकेशन जो है हमारी हमारे कैश क्रैश कार्ड में प्रेजेंट होनी चाहिए। सो एपिनेफ्रिन को तुम्हें पता है एड्रेनलिन भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा हार्मोन या मेडिकेशन होती है जो हमारे विसरल फंक्शंस के लिए हेल्प करती है। विसरल फंक्शंस के लिए जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन होगी तो उसके लिए हमारी हेल्प करती है। अगर हमारी रेस्पिरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिस्टोर करने के लिए वी विल गिव एपिनेफ्रिन टू द पेशेंट। देन आता है हमारा एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, ये एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है जो मेनली हम क्या करते हैं पॉइजनिंग केसेस हो गए होते हैं, या जिसमें हमारी हार्ट रेट बहुत स्लो हो गई होती है, या ड्यूरिंग सर्जरी सलाइवा की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती है, तो उस केस में हम जो है एट्रोपिन पेशेंट को देते हैं। देन आता है एमियोडेरोन। एमियोडेरोन एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो हम मेनली पेशेंट को देते हैं जब पेशेंट की इरेगुलर हार्ट बीट होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और पेशेंट को दीज आर द एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस, पेशेंट का रिदम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेबल नहीं है तो हम ये मेडिकेशन देते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया है, एरिथमिया हो गया है, तब हम ये मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू लिडोकेन। लिडोकेन तुम्हें पता है लिडोकेन हम क्यों रखते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि लिडोकेन जो है वो एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह हम यूज़ करते हैं, या फिर इसको नंबिंग मेडिकेशन भी बोलते हैं, ताकि ये क्या कर सके नम कर सकता है एरिया को जिस बॉडी में अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द सर्जरी, और नीडल पंचर कर रहे हैं या कोई कैथेटर डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमें कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेन हो रहा है और उस चीज़ को हमें अगर अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को लिडोकेन दे सकते हैं। सोडियम बायोकार्बोनेट। सोडियम बायोकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा और बायोकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं, और ये क्या करता है मेनली ये जो हमारी बॉडी में सोडियम की वो होती है काइंड ऑफ एंटासिड वर्क करता है ये, और मेनली ये भी जो इनडाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, या फिर हमारा स्टमक अपसेट रहता है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, तो उन चीज़ों को हमारा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली हम पेशेंट को देते हैं। बट मेनली ये उन केसेस में देते हैं जब पेशेंट को इनडाइजेशन या फिर स्टमक एसिड हो, तब हम पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पेशेंट को हम देते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू डोपामिन। डोपामिन भी क्या है, इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामिन जो है एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो क्या करता है हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्लस हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमारा डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल। डोपामिन मेनली हमारा फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेनली ये ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए क्या करता है हमारी कंट्रोल करके या उनकी मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। Then next comes to drugs for rapid sequence intubation, succinylcholine or another paralytic and sedative such as etomidate or midazolam or endotracheal tube or other intubating equipment and different sizes of endotracheal tubes। तो हमें उसमें क्या क्या रखना होता है, और भी हम रख सकते हैं ससिनाइल कोलाइन भी रख सकते हैं, पैरालिटिक मेडिकेशन सिडेटिव्स हम रख सकते हैं जैसे कि इटोमिडेट हो गया, मिडाजोलम हो गया, या फिर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब्स भी उसमें, या फिर नहीं मतलब उसकी जो काट होता है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ड्रग्स फॉर पेरिफेरल एंड सेंट्रल वीनस एसेस, ऐसी ड्रग्स भी हम रखते हैं जब हम सेंट्रल या पेरिफेरल कैथेटराइजेशन करते हैं या फिर इंसर्शन करते हैं, तो उन चीज़ों में यूज़ होने वाली जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी रखते हैं। पीडियाट्रिक इक्विपमेंट भी हम रखते हैं, इसमें आती हैं कॉमन पीडियाट्रिक ड्रग्स एंड द इंटुबेशन इक्विपमेंट्स जो होती हैं वो भी हम पेशेंट को रखते हैं।
Then next comes to defibrillators. सो डिफिब्रिलेटर सॉरी मैंने पहले ही बता दिया. सो डिफिब्रिलेटर क्या होता है हमारा? डिफिब्रिलेटर जो होता है उसका क्या काम है? दीज आर द डिवाइसेस जो हमारी हार्ट बीट को रिस्टोर करके रखती है. कैसे? हमारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सेंड करती है हमारे हार्ट तक. अगर हमारा हार्ट जो है वहाँ पे एरिथमिया हो गया है या फिर जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है या बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, तो उन केसेस में हम डिफिब्रिलेटर्स का यूज करते हैं. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर. मेजर टू टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एंड सेकंड वन इज द ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर defibrillators. So mainly दो आते हैं, automated external defibrillators and second one is the automatic implantable cardioverter defibrillator. मेनली जो हमारे ये होते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, ये मेनली हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इनको. जैसे अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उन केसेस में हम ये पेशेंट को यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? Understood BSc?